बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है, और जो भी करंट सिचुएशंस के अंदर पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जिन कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं कंप्लेंट्स को अपने एक्सपर्ट की ज़ुबानी अपने इस प्रोग्राम के थ्रू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। आज का हमारा जो मौजू होगा, टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक खूबसूरत दिल रखा है। इस दिल के मसाइल पैदा क्यों होते हैं, फिर अगर दिल के मसाइल पैदा होते हैं तो उनका हल क्या है, इनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है, एंजियोग्राफी क्या है, या इसी तरह जब हम इको करवाते हैं तो उसमें क्या चीज़ देखते हैं, बेसिकली जब हम ईसीजी करवाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें जो है वो देखते हैं, ताकि पेशेंट को वेल अवेयर किया जा सके। उनको पता होना चाहिए कि अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही हैं तो उसको उन्होंने किस स्पेशलिटी में जाकर ट्रीट करवाना है और किस तरह ट्रीट करवाना है। मेरे साथ स्टूडियो में आज जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को हमने दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं बाबा कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हारून अजीज़ बाबर साहब। सर, थैंक यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जब भी हमने बुलाया और आपकी मोहब्बत को हमने दुगना पाया, पहले से भी ज़्यादा। मोस्ट वेलकम। तो सर, आज का जो प्रोग्राम है इसमें जैसे लोग ये कहते हैं कि कुछ इंसान दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, जी जी, अब दिल की खूबसूरती को बरकरार कैसे रखा जाए? बड़ा अच्छा मौजू आपने सेलेक्ट किया है। जी सर। मैं पहले तो आप सबको और देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल आपके नॉलेज में है कि एक ऐसा ऑर्गन है जी सर, जो सारी बॉडी को चलाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि दिल को हम पंप भी कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल लफ्ज़ों में। तो सारा जो आपका ब्लड है, खून है, जो साफ़ होके आता है, वो दिल आपके सारे जितने भी जिस्म में बाकी यानी कि ऑर्गन्स हैं, जी सर, औज़ा हैं, उनको पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए सारे ऑर्गन, सारे औज़ा वो दिल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो दिल को सेहतमंद रखना, दिल को खूबसूरत रखना, ये हमारा ज़िम्मा भी है, ठीक है, और मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ भी है। ठीक है, तो इसके लिए साइंस ने माशाल्लाह बड़ी तरक्की की है। एक ज़माना था, आज से आप यूँ समझ लें कि पिछली सेंचुरी में चले जाएं तो 1960 से पहले कुछ भी नहीं था। ऐसे ही है। लोग बेचारे जिनको हार्ट अटैक होता था या जिनको दिल की तकलीफ़ होती थी, तकालीफ, वो पहले ही या तो बहुत सफ़र करते थे तकलीफ़ में या अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं थी, प्रॉपर डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं थी, और डायग्नोसिस भी बड़ी कम सोया थी। बंदा सोया ही रहता था। सोया रहता था, या अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट भी नहीं थी। ठीक है, और इसी तरह जिसको हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लोगों को नहीं, अवेयरनेस भी नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम वक्फे वक्फे से डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह करेंगे। तो आज का जो आपने मौजू छेड़ा है कि दिल को किस तरह हेल्दी रखा जाए, खूबसूरत रखा जाए, जी सर, खूबसूरत चीज़ है। जी बिल्कुल, शेर व शायरी में भी दिल का बड़ा जिक्र आता है। मेरा ख्याल है मेन ऐसे ही है पाइवटल सर। रोल यही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो लोग कहते हैं कि जनाब सारा कुछ दिमाग में है, मैं समझता हूँ कि वो भी 100% सही नहीं कहते। ठीक है, दिल की अपनी भी उमंगें हैं, नर्व्स हैं, वगैरह वगैरह। जी जी। अच्छा सर, इसके साथ ही अगर हम ये अटैच करें कि दिल की खूबसूरती की तो हमने बात की, जी, क्या दिल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए दिल का लगाना भी ज़रूरी है? देखें जी, वो एक अलग टॉपिक है। वो मेरे ख्याल है आप किसी शायर से बेहतर है पूछें। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि देखें, आपका जो जिस्म है ना, जी हाँ, उसमें रूहानियत, फिर उसके बाद आपकी बॉडी, फिर उसकी सर्कुलेशन और बाकी सारा निज़ाम चलता है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आपको ठंडे पसीने आते हैं, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भागते हुए आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं गई या मैं गया। तो हम फौरी तौर पे सबसे पहले क्या करते हैं, उसका बीपी चेक करते हैं, उसकी ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो ईसीजी वगैरह पे जाते हैं।
तो दिल को जवान रखने के लिए, ताकतवर और सेहतमंद रखने के लिए बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा वो पहले वाले मौजू जो आपने छेड़ा था जी कि सर। दिल को किस तरह अच्छा, खूबसूरत, हेल्दी रखना चाहिए, जी सर। ना सिर्फ टेक्निकल और दवाई के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, बल्कि वैसे ठीक है। डेफिनेटली शेर व शायरी तो अपनी जगह, लेकिन दिल का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है आउटर आपकी इन्वायरमेंट से भी, जी बिल्कुल। आपकी स्ट्रेसेस से भी, और आप दिल को जिसको कहते हैं ना खुश रखना, वो भी ज़रूरी है। आपने कहा था दिल लगा रहे, बिल्कुल लगा रहे। ऐसे ही बिल्कुल। आपका दिल जितना भी अच्छी चीज़ों में लगा रहेगा वो उतना खुश रहेगा, और उसके चांसेस ऑफ बीइंग ट्रीटेबल या बीइंग हेल्दी वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ठीक तो है। वो बिल्कुल वो पहलू अपनी जगह पे है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेस भी और नर्व्स भी दिल क्योंकि पे बड़ा, जिस्मानी और रूहानी सेहत बिल्कुल दोनों वो रूहानी वो बड़ा इफेक्ट करती हैं। ऐसे ही। तो दिल को खुश रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। माहौल की से भी, और या खाना पीना, बाकी चीज़ें, लोगों के इंटरेक्शन। लेकिन अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स जो मेडिकल की आप Medical बात कर products। रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है। यानी कि आपकी जो ज़िंदगी बसर कर रहे, गुजर बसर कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं। ठीक है। देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे नज़दीक, बल्कि मैं समझता हूँ सबके नज़दीक होनी चाहिए आपकी हेल्थ, और हेल्थ में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका दिल। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप दिल का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप सफ़र करेंगे, ऐसे ही। फिर आपसे वो काम भी नहीं हो सकेंगे जो होने चाहिए। ठीक है। ना आप अपनी फैमिली के काम आ सकेंगे, ना मुल्क के काम आ सकेंगे, ना अपने काम आ सकेंगे, जाहिर बात आप फिट नहीं होंगे। फिट नहीं होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम शुरू करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। ठीक हो गया सर। यानी कि अपना, अगर आप ओबीस हैं या ओवरवेट हैं, तो अपना वजन उसमें लेके आए, उस ब्रैकेट में, ठीक जिसको है। हम BMI कहते हैं, ठीक है। आपकी हाइट के मुताबिक। ठीक है। और साथ ही आपकी जो डाइट है उस पर भी नज़र दौड़ाएं ठीक है। कि आपकी जो खुराक है उसमें आप जो चर्बी का इस्तेमाल है वो कम से कम करें, ठीक है। चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी, दाल, फल ये आप खा सकते हैं, ठीक है। और मुर्गी मछली भी ले सकते हैं कभी कभी। तो जो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, इनको अवॉइड करें, ये चिकनाई आपकी अवॉइड होगी। ठीक है। मक्खन, घी, इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो ये तो आपकी हो गई खुराक। ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, ठीक है। लोबिया ले सकते हैं, और फिर आपकी एक्सरसाइज ठीक है। उतनी है इंपॉर्टेंट है जितना आपकी खुराक। ऐसे ही, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। लोग एक्सरसाइज को भूल जाते हैं और ये समझते हैं जनाब सिर्फ खुराक से हमने कर दिया। ऐसे ही बिल्कुल। तो आपने डेली कम से कम 5 दिन हफ्ते में, या 5 डेज ए वीक हम कहते हैं, 30 to 40 मिनट्स एक ब्रिस्क वॉक आप करें। ठीक है। तो ये आपकी सेहत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह स्मोकिंग है, बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है, उसको अवॉइड करें, बल्कि जो स्मोकर हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, उनसे दूर रहें। यानी किसी भी कैटेगरी की स्मोकिंग आप नहीं कर नहीं करें, क्योंकि वो पैसिव स्मोकिंग भी होते हैं। आप कहते हैं मैं तो नहीं सिगरेट पीता, लेकिन आपका दोस्त पी रहा है, तो वो भी आपको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। बल्कि उनको भी समझाएं, ठीक है। और ख़ास तौर पे नौजवानों को समझाएं, ठीक है। जो नौजवान नस्ल है उसमें ना जाए। ठीक है। फिर इसी तरह अगर किसी को शुगर की तकलीफ है तो वो डायबिटीज़ कंट्रोल करे, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे तो आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, वरना इनका इंटरलिंक है आपस में। इंटरलिंक है। फिर आपके रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे। ठीक है। जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर शुगर से भी डबल खतरनाक है, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि उसका कई दफा पता भी नहीं चलता। किडनी इफेक्ट करेगा, आपका हार्ट किडनी अटैक है, करेगा, ब्रेन है, दिल है, बाकी आपके ब्लड Paralyze हो जाएंगे, सारे फालज हो कुछ जाएगा। इफेक्ट करेगा, आंखें हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप विद इन कंट्रोल रखें तो आप बड़ी अच्छी लाइफ गुजारेंगे। ठीक है। कोलेस्ट्रोल है, आपने कभी कोलेस्ट्रोल चेक ही नहीं कराया होगा, कम से कम साल में तो कराएं। साल में एक दफा, यानी इसका। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करा लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अगर वो ज़्यादा है जो हमारे टारगेट्स होते हैं, तो फिर उसको ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है। इसी तरह उसकी ग़िज़ा चाहिए। तो ये तो आपके बेसिक पहलू। ठीक है, यानी दिल को हेल्दी रखने के जी। ये बेसिक पहलू है। ये आपकी प्रिवेंट करेगा दिल की तकालीफ, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को, इससे आप महफूज रहेंगे। महफूज रहेंगे हार्ट अटैक से। अच्छा सर, जैसे बात कोलेस्ट्रॉल की हुई अभी, तो बेशुमार पेशेंट हमें रिपोर्ट्स भी भेजते रहते हैं और क्लिनिकल ट्रायल में भी रिपोर्ट होते हैं कि उनका जब भी लिपिड प्रोफाइल वो टेस्ट करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो 500-600 से ऊपर आता है लोगों का।
अब कुछ पेशेंट मेरे पास ऐसे भी हैं जिनका 1000-1500 से भी ऊपर रहता है। इसकी सर ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी ख़ास तौर पे जो नेशन है या जो हमारे लोग हैं, जो हमारे इलाके के लोग हैं, इस खित्ते के, इनमें हमने अक्सर यही देखा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक है, ठीक है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, ठीक है, और एचडीएल लेवल कम हो जाते हैं, जो वो कि अच्छा normal है। कोलेस्ट्रोल है। तो ये बड़ा इसका रेलेवेंस है। ठीक जिस है। तरह की डायबिटीज़ भी उनको हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, वे ओवरवेट भी होते हैं, तो जी, इसको जी। एक हम मिला के इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स का जो पहले आपने बात की है, बहुत हाई होना, यानी कि 500-600, इसको हम वेरी हाई कहते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा ये होता है फैमिलियल, इसको है। हम कहते हैं फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया। ठीक है, तो ये फैमिली में चल रहा होता है। यानी पीछे भी उनके खानदान जी में हाँ। ये आ रहा है अगर किसी को ये है तो उसकी पूरी फैमिली को चेक करना चाहिए कि वो पीछे कहाँ कहाँ से शुरू हो कि रहा है, किस किस को है, ताकि उसकी भी ट्रीटमेंट हो। ठीक उसके है। भाई बहन है, उसके वालदेन है, ताकि बाकियों में उसकी शाखें ना फैले। वहाँ, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, क्योंकि वो भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो वो ना सिर्फ हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा, बल्कि वो लबलबे को भी इंजरी कर देता है, ठीक जिसको है। आप पेनक्रियास कहते हैं। जी बिल्कुल, उसको वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कर सकता है, उसकी सोजिश कर सकता है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए उसके लिए फिर हम दवाई देते हैं, ठीक है, ताकि उसके लेवल्स नॉर्मल की तरफ आए। ठीक है। तो सर और ट्राइग्लिसराइड, दवा और खुराक के बारे में भी उसे कहते हैं कि चिकनाई से परहेज करें। ठीक है। अच्छा सर, इसकी जो मेडिकेशन होती है वो कितने अरसे तक लेनी पड़ती है? देखें जी, ये तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप डिपेंड करेगा जब तक आप नॉर्मल वो पोजीशन नॉर्मल में नहीं आता, और नॉर्मल में आता भी है तो क्या आप उसको मेंटेन करते हैं, और जो खास तौर पे जो फैमिलियल है उसकी तो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। कि जब तक वो जिंदा है मेडिसिन जी साथ हाँ, रखें। अगर वो फैमिली में है, क्योंकि वो फिर बढ़ जाएगा अगर आप उसको छोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सर यहाँ पे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मेडिसिन 2-3 हफ्ते ली है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने दवाई छोड़ दी है, अब मैंने लहसुन खाना शुरू कर दिया, अब मुझे किसी ने कोई चीज़ बता दी होम रेमेडी के तौर पे, उसको करना शुरू कर दिया, तो क्या ये भी खतरनाक हो सकता है? देखें जी, जिस लेवल का आपने बताया ना हाई, उसमें तो डेफिनेटली देयर आर नो टू व्यूज। ठीक है, कोई आर्गूमेंट नहीं है। वो जो हम मेडिकल की एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक होगा, अनलेस उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है सीरियस, तो फिर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। दवाइयां भी बहुत सारी हैं, अब बेशुमार ग्रुप्स हैं, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। जी हाँ। तो लेकिन उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है कि आपने कहा जी मैंने दवाई छोड़ के और मैं अपने टोटके इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो दीज आर सप्लीमेंट्स। ठीक है, जिस तरह आप वाइटामिन लेते हैं ना, इस तरह लोग बेहतर समझेंगे कि जिस तरह आप वाइटामिन लेते हैं, तो वाइटामिन इज नॉट ए ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सिर्फ सप्लीमेंट है कि ये आपको मदद हो सकता है कर दे। ठीक है। इसका कोई 100% लेकिन proof treatment नहीं है कि ये ट्रीट कर देगा, ऐसे ही, किसी स्टडी में नहीं है। ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। इसमें ये बहुत सारे जितने भी हम मेगा ट्रायल्स करते हैं और उनका निकालते हैं कंक्लूजन, तो उसमें यही है कि दे मे बी हेल्पिंग यू, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बट वो ये नहीं है कि आप उससे ट्रीटमेंट शुरू कर दें और बाकी चीजें छोड़ दें। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें ना कुछ लोग हमने देखा कि ओमेगा 3 एसिड का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो बेनिफिशियल होता है? जी, ओमेगा 3 इज बेनिफिशियल। खास तौर पे दिल के मरीज हैं या कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन ओमेगा 3 फिर मैं वही बात कहूंगा कि इट इज ए सप्लीमेंट, ठीक है, इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट। ठीक है। ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना पड़ेगा, प्रॉपर लेना पड़ेगा। ठीक है। उसमें जो भी आपने उसमें मेडिकेशन जो भी आपकी रिकमेंड की जाती है, जी जी, उसको जितनी देर के लिए की जाती है, जितनी उसकी डोज मेजरमेंट की जाती है, वो आपको वो कंटिन्यू आप लेनी है। कंटिन्यू करें। नहीं लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम जी है। हाँ, और उसके हम ब्लड टेस्ट भी कराते रहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे। ठीक है। अच्छा सर, अब हम आते हैं कि हार्ट अटैक की बढ़ती हुई वजूहात हमारे इस खित्ते में या दुनिया भर में लोगों में हार्ट अटैक होने के जो खतरात हैं, ये क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखें जी, पहली चीज़ वही है जो मैंने कहा कि लोगों के डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, खासतौर पे हमारे खित्ते में। ठीक है, यूरोप ने तो, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत इम्प्रूव किया है। उनके यहाँ जिसको कहते हैं ना, हार्ट अटैक की कर्व कम होती जा रही, नीचे आ रही है, हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। ठीक है। इसी तरह डायबिटीज़ है, यहाँ बढ़ती जा रही है, वहाँ कम हो रही होती है। जा रही। क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, उनको अवेयरनेस हो गई है, उनकी इतने ज़्यादा तालीम में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में लोगों को बताया गया है at all levels, not only at senior level, at school and college levels, बिल्कुल ऐसे ही। और पेरेंट्स को भी टीच किया गया है, और शहर, बड़े बड़े शहरों से दूर जाके भी टीच किया गया है, लोकल एरिया में, रूरल एरिया हर जगह पे, कि हर जगह जनाब सेमिनार आपकी किए। आपकी ज़िंदगी को इन चीज़ों से नुकसान है और इन चीज़ों से फ़ायदा है। तो डाइट आपकी हो गई,
इसी तरह स्मोकिंग हो गई, इसी तरह बाकी जो रिस्क फैक्टर्स मैंने मेंशन किए जी हैं सर। उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए और अपना वेट किस तरह बेहतर रखा जाए, एक्सरसाइज किस तरह रेगुलर की जाए। तो वो लोग देखें जितने जिम उधर हैं, यहाँ तो उनके मुकाबले में 1% भी नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल। और वहाँ तो हमने देखे हैं कि ऐसे जिम हैं जो 24 आवर खुले रहते हैं, जब यहाँ- जिसका टाइम हो, जब जिसका टाइम हो। यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस किस्म का, टाइमिंग भी नहीं है। टाइमिंग भी नहीं है। यहाँ सारों की एक ही टाइमिंग है और बंदों के पास टाइम नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है वो कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा। और बिल्कुल। फिर यहाँ एक्सपेंसिव भी ज्यादा है, वहाँ फिर गवर्नमेंट उनको उसको फ्री फैसिलिटेट भी करती है और उनको मजीद वो फैसिलिटेट करती है कि आप कम उसके चार्जेस रखें। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, कुछ लोगों की ये कंफ्यूजन होती है कि बाईपास ऑपरेशन जो है इसको आसान अल्फाज में हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? देखें जी, इसको हम कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग बेसिकली पहले तो हम एंजियोग्राफी करते हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। तो एंजियोग्राफी पे ही हम डिसाइड करते हैं कि क्या इसकी बाईपास होना चाहिए ऑपरेशन या हम स्टेंट डालते हैं, ठीक है। या इसको दवाई पे चलना चाहिए। ठीक है। तो उसके मुख्तलिफ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है। अब आपने बाईपास का जिक्र छेड़ा है तो मैं थोड़ा सा इसमें एलोबरेट करूंगा, जी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि हर किसी को इसको समझ आए। तो बाईपास ग्राफ्टिंग हम चाहते हैं कि कम से कम हो। दुनिया में बाईपास ग्राफ्टिंग कम हो गई है। ठीक है। एक ज़माना था 1960s, 70s, 80s तक, इवन अर्ली 90s तक के बाईपास ग्राफ्ट सबसे ज़्यादा होता था। ठीक है। 70-80% होते थे। लेकिन अब एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग ने इतनी तरक्की की है कि वो तकरीबन बहुत सारे एरियाज में इक्वल आ गए हैं। ठीक है। क्योंकि बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब ये है कि अक्सर जो पाकिस्तान में समझा जाता है कि आपकी छाती खोली जाएगी और ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है। और आपको ग्राफ्ट लगाएंगे, यानी कि दूसरी नालियाँ कोई टांगों से लेते हैं, वेन से, कोई आर्टरी के ग्राफ्ट होते हैं वो लगाएंगे। जहाँ बंद है बाईपास उससे आगे लगा देंगे। ठीक है। आपकी जहाँ नालियाँ बंद हैं तो उससे आपका काम चलेगा। ठीक है। तो बाईपास ग्राफ्टिंग एक तो ये है। दूसरा ये है कि बाईपास ग्राफ्टिंग आजकल बड़ी रेवोल्यूशन भी आई है उसमें, जिसमें आप की होल सर्जरी कहते हैं और मिड कैप मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं। जी सर। तो उसमें वो पूरी छाती नहीं खोलते कई दफ़ा। ठीक है। और उसमें एक लेफ्ट साइड पे कट लगा के बिलो दी रिब, तो वो उधर से छोटा सा 2-3 इंच का उधर से ग्राफ्ट कर देते हैं। ठीक होगा। तो वो एक बड़ा अच्छा इलाज है, स्पेशली उन लोगों में, उन डॉक्टर्स के से जो बहुत इसमें ट्रेंड है। ठीक है। तो एक्सपर्टाइज बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है बहुत, वो कम लोग हैं यहाँ लेकिन हैं। तो वो भी बहुत सारे आपको मॉर्बिडिटी से, तकालीफ से बचाता है। ठीक है। एक तो बीटिंग हार्ट पे हो जाता है, दूसरा ये है कि जो आपके रिस्क जिसको कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस तरह फालेज हो गया, जिस तरह और चीज़ें हो गई, उनसे काफ़ी बचाता है। इन्फेक्शन हो गया, फिर डिस्चार्ज भी कम जल्दी हो जाता है। ठीक है। ये तो है सर्जरी की तरफ। ठीक है। लेकिन जहां हम आप आए कि जनाब किन लोगों की सर्जरी होनी है और किन लोगों की एंजियोप्लास्टी होनी है, ठीक है। मेरा ख्याल है वो भी आप पूछना चाहते हैं। जी, वो नेक्स्ट में हम ब्रेक के बाद हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे डिफरेंशिएशन लाना, ताकि लोगों को थोड़ा सा नो हाउ हो कि जनाब हम इन पेशेंट्स को क्यों एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग कर रहे हैं और इन पेशेंट्स को क्यों बाईपास की तरफ भेज रहे हैं। जी ठीक हो गया। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि एंजियोप्लास्टी, इको कार्डियोग्राफी ये क्या होती हैं, कब कब करवाई जाती हैं और इसकी डिटेल क्या होती है। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट यंगेस्ट भी मैं कह सकता हूँ। उसकी वजह यह कि सर ने आजकल अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज करके अपनी जो इस वक्त उम्र का तकाजा है उसमें बेशुमार निखार पैदा किया है। चूँकि बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट हम दिल की खूबसूरती पे भी बात कर रहे थे सर के साथ, और साथ ये भी बल्कि बात कर रहे थे कि दिल लगाना और दिल को हेल्दी बनाना, फिर दिल के जो मसाइल हैं उससे किस तरह जो है वो हम अपनी अवाम उन्नास को आगाही दे सकते हैं और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अच्छा सर, ब्रेक से पहले हम जैसे बात कर रहे थे कि एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी जो होती है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखें जी, बेसिकली हम ये कहते हैं कि एक पेशेंट आपके पास मरीज़ आता है, वो कहता है मुझे छाती में दर्द है या बोझ है,
और उसको कई दफ़ा रिस्क फैक्टर्स भी हैं, डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या स्मोकर है, और वो कह रहा है कि मुझे बार बार बोझ पड़ रहा है चलने से या वज़न उठाने से। तो ये बड़ा टिपिकल एक प्रेजेंटेशन है दिल की तकलीफ़ की, यानी कि उसकी दिल की नालियों में कहीं रुकावट आ रही है। तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसको कहते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी। ठीक है। तो और भी टेस्ट हैं, सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी है, ईटीटी है, एक्सरसाइज टेस्ट है, लेकिन जहाँ हमें श्योर होते हैं, हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इसको है, तो फिर हम एंजियोग्राफी ही करते हैं करना। ठीक है। ताकि अगर उसमें कोई स्टेंट डालना पड़े या बाद में कोई बाईपास का डिसाइड करना पड़े ऑपरेशन का, तो वो करें। ठीक है। तो इसलिए हम एंजियोग्राफी करते हैं और एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि जनाब क्या कहाँ दिल की नालियों में तकलीफ़ है और उसका क्या इलाज हो सकता है। ठीक है। तो उसमें अगर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यही हैं, जो गाइडलाइंस हैं, कि अगर किसी को एक नाली की तकलीफ़ है, यानी कि उसका टाइट लीजन है, हम टाइट लीजन कहते हैं कि 70% से ऊपर या 70% बंद है, तो उसको आपने स्टेंट डाल दें। ठीक है। या दो नालियों की तकलीफ़ है, उसको भी स्टेंट कर दें। ठीक है। बाज़ औक़ात कई केसेस में हम 3 नालियों में भी करते हैं, तो कई दफ़ा उसमें कई और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ पेशेंट को हैं और तकालीफ हैं, खुदा ना खास्ता किसी को जिगर का प्रॉब्लम है, किसी को चेस्ट का ठीक है प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं है, बहुत उम्र का आदमी है या बहुत यंग है, तो फिर भी हम एंजियोप्लास्टी को प्रेफर करते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर हम सर्जरी की तरफ जाएं, अगर किसी को तीनों नालियों में तकलीफ है, तो प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि बेहतर है उसकी सर्जरी कराएं। ठीक है। लेकिन आजकल क्योंकि स्टेंट बहुत डेवलप हो गए हैं, तो कई एरियाज में वो सर्जरी के इक्वल आ गए हैं। ठीक है। फिर आपको लेफ्ट साइड पे आपकी 2 नालियां होती हैं और अक्सर, और तीसरी नाली आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। ठीक है। जो आपकी 2 नालियां लेफ्ट साइड पे होती हैं वो निकलती हैं लेफ्ट मेन स्टेम से, उसको हम कहते हैं बड़ी नाली होती है लेफ्ट मेन, उधर से निकलती है। ठीक है। तो अगर लेफ्ट मेन की सिग्निफिकेंट डिजीज हो, जिसको हम कहते हैं कि 50% है या उससे ज़्यादा है, तो फिर भी उसको सर्जरी की तरफ हम भेजते हैं। ठीक है। और लेफ्ट मेन के साथ अगर तीनों नालियों की तकलीफ हो, और उसको भी सर्जरी की तरफ प्रेफर करते हैं। ठीक है। या लेफ्ट मेन का डिजीज है सिग्निफिकेंट, तीनों नालियां हैं और दिल का फंक्शन भी अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, पंप जो है वो 35% पे पहुंचा हुआ है, तो फिर भी प्रोटोकॉल यही कहती है कि इसको सर्जरी की तरफ भेजें। ठीक है। या कोई तीनों नालियों में तकलीफ है और साथ डायबिटीज है, तो उसकी भी यही प्रोटोकॉल कहते हैं कि इसको सर्जरी की तरफ भेजें, उसका आउटकम बेहतर होगा। ठीक है। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्टेंटिंग में भी आ गई है, तो उसमें कई दफ़ा ये इक्वल भी चांसेस दे देती है पेशेंट को जो सर्जरी ना कराना चाहे। ठीक है। ऐसे केसेस, तो एक तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि एक मरीज आया है, अब उसकी उम्र क्या है। अगर उसकी उम्र एक्सट्रीम्स में है, 70s है या उससे ऊपर है या 80s है, तो उसको हम प्रेफर करेंगे कि स्टेंट डाल दें, ठीक है, इसके बजाय कि उसको सर्जरी करें और वो कॉम्प्लिकेशन फेस करे, या ऑपरेशन एक थोड़ा डेफिनेटली जी बिल्कुल, उसका प्रेशर भी होता है। मेजर एक वो है टेक्निक है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम के चांस भी होते हैं, स्ट्रोक का भी होता है, इन्फेक्शन का भी होता है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह बहुत यंग कोई आदमी आ जाए, लड़का आ जाए 20s में 30s में, तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि हम स्टेंट डाल दें। ठीक है, क्योंकि उसकी लाइफ अभी काफ़ी पड़ी है, तो उसको बार बार सर्जरी क्या कराता फिरेगा। जी बिल्कुल। या फिर किसी को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि कोई बंदा है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 2 साल है, तो उसको आप सर्जरी करा के क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसे, वो जैसा भी डिजीज होगा उसको स्टेंटिंग कर देंगे ताकि उसकी तकलीफ तो खत्म हो ना। तकलीफ खत्म हो। मेन मकसद ये होता है ये सारे प्रोसीजर्स का कि एक तो उसकी सिम्टम्स खत्म हो जो उसको तकलीफ हो रही है, दूसरा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ाएं, ठीक है, यानी कि उसकी जिंदगी को मजीद तवील करें। ठीक है। तीसरा, उसके कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो, और चौथा जो प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन है वो भी कम से कम हो, ठीक है, ताकि उसकी लाइफ में इजी लाइफ बेहतर हो। ठीक है। तो इसमें सर्जरी के लिए भी खास तौर पे इंडिकेशन है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया। फिर कई दफ़ा अगर एथेरोस्क्लेरोटिक बर्डन बहुत हाई है, हर तरफ डिजीज़ आया हुआ है,
तो वो भी आपको देखना पड़ता है कि सर्जरी की तरफ कई दफ़ा जाना पड़ता है। फिर सर्जन का ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अपने टारगेट वेसल्स भी देखता है कि कहाँ जहाँ मैंने ग्राफ्ट लगाना है कहाँ वो डिजीज़ फ्री है, क्या वहाँ लगाने से फ़ायदा होगा उसको। तो अगर उस पेशेंट को डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा है और उसकी कोई जगह ही नहीं है जहाँ वो लगाए, या जहाँ लगाने से उसका फ़ायदा मिनिमम है, तो फिर भी हम कोशिश, वो हमारी तरफ भेज देते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको स्टेंट कर दें। ठीक हो गया। तो ये बहुत सारे यानी कि पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है ठीक हो कि इसको किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक होगा। अच्छा सर, जैसे हम बात स्टेंट की कर रहे हैं बार बार, तो जो स्टेंट होता है इसकी क्या कैटेगराइज इसको किस तरह करते हैं, क्वालिटीज इसकी क्या होती है सर? देखें जी, पहले तो ये होता था कि बेयर मेटल स्टेंट बहुत ज़्यादा होते थे ठीक है। 90s में और अर्ली 2000 में। ठीक है। लेकिन 2000 में की शुरू में फिर ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट आ गए जिसको हम कहते हैं दवाई जिसके ऊपर चढ़ी होती है। ठीक है। तो अब तो तकरीबन 99% तो वही लग रहे हैं ठीक है। कि जो डिजीज़ जहाँ भी होता है हम कोशिश यही करते हैं कि उसको ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट लगाएं। ठीक है। तो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स में मुख्तलिफ किस्में हैं, कुछ चाइनीज़ हैं, कुछ अच्छा, क्वालिटीज में इसके फर्क? यूरोपियन है, कुछ अमेरिकन है। अच्छा, उसकी स्टैंड्स की फिर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है, किसी की स्टड थिकनेस कम होती है। तो कई और अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट के किस पेशेंट को किसकी क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। ठीक है। किसी की ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, टॉर्चरस है, कैल्सीफाइड है, तो ये सारा कुछ देख के उसके मुताबिक स्टेंट लगाते हैं। ठीक। वैसे ये जो ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स में उनमें फ़र्क 19-20 का ही होता है, लेकिन कई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे आपको बड़ा टॉप क्वालिटी स्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक हो गया। और कई ऐसे होते हैं जहाँ पे आप दरमियाना क्वालिटी भी लगाएं, यानी कि पैसे के लिहाज से, वैसे तो 19-20 का फर्क है, लेकिन पैसे के लिहाज से तो वहाँ पे वो भी लगा देते हैं। उससे भी यानी उसकी जिंदगी उसके भी उसको उतना ही फायदा हो रहा है जितना आप टॉप क्वालिटी लगा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, एक तो ये हो गया कि बेसिक, जैसे हमने एंजियोग्राफी की बात की, एंजियोप्लास्टी की बात की, अब हम ये देखते हैं कि अक्सर लोगों को जब भी वो किसी अपना दिल वाले हॉस्पिटल में या कार्डियक ओपीडी में जाते हैं तो उनको फौरी तौर पे इको का कहा जाता है, या किसी सर्जरी में भी जाना पड़े तो इवन वो इको करवाते हैं। तो इको को किस तरह आप एक्सप्लेन करते हैं, इको क्या है? देखिए जी, इको वो यूँ समझ लें कि एक अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, दिल का अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट है। ठीक है। तो इको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इको करने वाले को भी सही तरीके से इको आनी चाहिए। ठीक है। तो इको का मकसद ये है कि आप एक तो दिल की जो दीवारें हैं, जिसको हम कहते हैं कि वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स ठीक है। एंड एट्रिया, वो आप देख रहे हैं कि दिल की दीवारें सही काम कर रही हैं। ठीक है। अगर किसी को उसी वक्त एंजाइना चल रहा है तो वो उसमें आ सकता है कि उनकी वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी हो। ठीक है। अक्सर नहीं पकड़ा जाता, लेकिन अगर उसको उसी वक्त हो रहा है तो वो उसको पकड़ लेगा। ठीक एको है। का ये फायदा भी है। फिर एको दिल के अंदर वैल्व होते हैं 4, ठीक है। जिनमें से खून एक चैम्बर से दूसरे, क्योंकि दिल के 4 चैम्बर हैं, ठीक है। तो ये 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। तो एट्रिया से खून जाता है वेंट्रिकल में, तो उनके दरमियान भी वैल्व है। वो भी एको देखता है कि कोई वैल्व अपनी परफॉर्मेंस सही दे रहा है, ठीक है। कहीं उसमें लीकेज तो नहीं है, कहीं उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ किसी, वो भी नज़र आ सकता है। ठीक है। और इसी तरह वो वैल्व जो ब्लड लेके जिस्म में जा रहे हैं, जिस तरह एओटिक वैल्व हो गया, जिस तरह पल्मोनरी वैल्व हो गया, उधर लंग्स की तरफ जा रहा है साफ होने के लिए, तो उसको भी हम देखते हैं। ठीक है। जो वेंट्रिकल से निकल रहे हैं, तो ये भी एको का काम है। ठीक है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि दिल के इर्द गिर्द एक झिल्ली है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। कई दफ़ा उसमें सोजिश आ जाती है, कई दफ़ा उसमें पानी भर जाता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाती है या पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, तो वो भी एको हमें बड़ा डिफरेंशिएट करती है, उसमें पता चल जाता है। फिर जब आप देखते हैं मजीद के एओर्टा जहाँ से बड़ी नाली दिल से निकल रही है जो खून लेके जाती है, तो उसको भी हम कई दफ़ा ट्रेस कर लेते हैं असेंडिंग एओर्टा को। ठीक है। कि वहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, यानी कि वो डायलेटेड तो नहीं है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, या कोई एनोरिज्म तो नहीं बना हुआ, या कोई वहाँ डिसेक्शन यानी कि वहाँ कोई फ्लैप तो नहीं पड़ा हुआ, वो भी ख़तरनाक होता है। तो वो भी एको से नज़र आ जाता है। ठीक है। ना नज़र आए तो फिर हम ट्रांसइसोफेजियल एको होती है जो कि गले की नाली में डाल के ट्यूब उससे भी देखा जा सकता है, उससे भी देखा जा सकता है, वो दिल के बड़े करीब चली जाती है।
ठीक है। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं एको की, जो फिर दिल का मायोकार्डियम, जो दिल के पट्टे हैं, उनकी कितनी ताकत है वो भी एको पे नजर आती है। ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह कर रहे हैं, वो वीक तो नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन, दिल का फंक्शन कम हो गया है, ठीक है। वो भी एको बताती है। तो ये सारी चीजें यानी इको के अंदर हम दिल की जो है अंदरूनी बैरूनी हर तरह की कारकर्दगी को वो देखते हैं। जी हाँ। किसी भी सर्जरी के लिए सर्जन जो है ना रिकमेंड करता है कि इको करवा लें, वो पहली चीज है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमने देखा कि अक्सर इमरजेंसीज में लोग सिर्फ ईसीजी करवाते हैं, क्या ईसीजी की बेस्ड के ऊपर कार्डियक डिजीज डिसाइड हो सकती है? देखें जी, ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ये पहला स्टेप है आपकी किसी भी कार्डियक इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है। क्योंकि ईसीजी खुद जो है वो आपको बहुत सारी चीजें बता देती है। ठीक है। ईसीजी आपको एक तो दिल की रफ्तार बता देगी, किस तरह चल रहा है, कितनी तेज जा रहा है या कितना स्लो है। ठीक है। फिर ईसीजी आपको रिदम बता देगी, ठीक है। रेगुलर चल रहा है या इरेगुलर है, इसी की वजह से कोई तकलीफ हो रही है। एट्रियल फिब्रिलेशन जिस तरह हम कहते हैं, दिल ठीक तरह से नहीं पंप कर रहा। फिर ईसीजी आपको जो उसकी वेव्स हैं, अगर आपको अच्छी तरह उसको पढ़ना आता है तो वो आपको दिल के चैम्बर्स के बारे में बताएगी। ठीक है। कि क्या वो दिल के चैम्बर ज्यादा हाइपरट्रॉफी हुए हुए हैं या उनमें थिकनेस ज्यादा आई हुई है या नहीं, बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों। ठीक है। फिर ईसीजी आपको ये भी बताएगी कि कोई पहले हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। ठीक है। फिर ईसीजी आपको ये भी बताएगी कि कोई अभी आपको एंजाइना तो नहीं हो रहा, दिल का दर्द, उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। या अभी हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। फिर आपको दिल की और तकालीफ हैं जिनको हम कहते हैं छुपे हुए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नर्व्स की जो दिल के अंदर हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपको ईसीजी में काफी पता चल सकता है। तो ईसीजी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। लोग कहते हैं जी कई दफा ईसीजी पे कुछ भी नहीं होता और हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये तो ना कहें कि आपने ईसीजी करानी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ईसीजी हुई कहाँ से और आपने उस वक्त जो इवेंट हो रहा है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है। लेकिन वो इवेंट अगर बाद में हुआ है तो ईसीजी करवाने के बाद हार्ट अटैक वो फिर हो सकता है ना, वो उसमें ना आ सकता। अच्छा सर, अक्सर अब हमने देखा कि डायलिसिस पे जितने पेशेंट होते हैं किडनी डिजीज के साथ, तो उनका आरएफटी में यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ जाना, तो ये भी दिल को इंटरलिंक करता है? बिल्कुल करता है। देखिए जी, सारे ऑर्गन्स आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है। अगर आपका किडनी सही काम नहीं कर रहा तो दिल परफेक्ट कर रहा है। ठीक है। और अगर दिल काम सही नहीं कर रहा, सही पंप नहीं कर रहा, तो किडनी को परफ्यूजन कम जा रही है, ब्लड कम जा रहा है, तो किडनी फेल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्डियोरीनल सिंड्रोम है, रीनोकार्डिक सिंड्रोम है, इसको हम कहते हैं। ये आपस में ये सारे इंटर रिलेटेड है और फिर ऐसा ऐसा सारे ऑर्गन इंटर रिलेटेड होते जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, कुछ लोग जिनको चेस्ट इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है, बलगम का रहना, बार बार वो मेडिसिन भी लेते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमें खानदानी चल रहा है, क्या चेस्ट इन्फेक्शन का कंटिन्यू रहना भी दिल की बीमारी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है? देखिए जी, चेस्ट इन्फेक्शन बाखुद एक तकलीफ है। ठीक है। और अगर आपका चेस्ट इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं हो रहा तो उसकी वजह देखनी पड़ती है। ठीक है, किस वजह से ये है? खुदा ना खास्ता कोई क्रोनिक इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। ठीक है। जिस तरह टीबी है या और इन्फेक्शंस भी हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं जी बिल्कुल, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो इन्फेक्शन बार बार होंगे। जी बिल्कुल। तो फिर आपको उनकी पेशेंट की सारा कुछ जो है वो चेक करना पड़ेगा। हार्ट को भी चेक करना पड़ेगा, कहीं हार्ट में तो नहीं इन्फेक्शन पड़ा हुआ कि उसी वजह से चेस्ट खराब हो, कि उसकी वजह से बाकी ऑर्गन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चाहे डायरेक्टली ना पड़े तो पड़ेगा, लेकिन जो चेस्ट इन्फेक्शन है उसको तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है ठीक है। कि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी, या कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। हाँ, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, या जो वायरल इन्फेक्शन है वो दिल को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो वायरल पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, वायरल मायोकार्डाइटिस हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे ये सवाल पैदा, तो लोग कहते हैं मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है, दिल को ताकतवर बनाने के लिए कौन से ऐसे सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन का यूज़ किया जाए जिसके दिल के मसल जो हैं वो ताकतवर हो? देखें जी, मैंने जो पहली बात की थी ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी खुराक सही रखेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, तो आपके दिल के मसल्स
स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है। और अगर आपके दिल के मसल्स कमज़ोर हो गए हैं तो डेफिनेटली फिर आपको अच्छी खुराक जो मैंने जिक्र किया है, सिंपल सादी बिल्कुल ऐसे ही। खुराक, उसकी तरफ जाना चाहिए। कई दफ़ा हम कोएंजाइम Q10 इनहिबिट वो भी देते हैं कि ठीक है। कोएंजाइम Q10 वगैरह, और भी सप्लीमेंट्स B12 वगैरह और ये चीज़ें देते हैं, मल्टीविटामिन्स। ठीक है। तो ये सारे जो सप्लीमेंट्स हैं दे हेल्प दे हार्ट, और मेडिसिन भी ऑफ कोर्स देते हैं, वो तो कंटिन्यू चलेगी। वो भी चलते हैं। और फिर जो आपने पहले एक बात की थी ना, दिल के रिलेशनशिप विद चेस्ट इन्फेक्शन, कई दफ़ा दिल के वेल्व की, जिसको हम कहते हैं रूमेटिक वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, वो हो जाती है। ठीक है। तो अगर उनमें उसको देखा जाए, जो कि साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा है, जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक तो है। उसकी वजह से भी चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो प्रोन हो जाते हैं चेस्ट इन्फेक्शन को। ठीक तो है। इस तरह दिल का ताल्लुक भी उससे है। बन सकता है। अच्छा सर, अब यहाँ पे अक्सर लोग, आपकी प्रैक्टिस में भी होते होंगे, हमारी प्रैक्टिस में भी डेली बेसिस पे रिपोर्ट होते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे कब्ज और गैस रहती है और इसकी वजह से मुझे दिल का मसला बनता है। इसमें क्या रियलिटी है? ये कोई ख़ास इसका इतना ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, ये लोगों की एक अपनी बुनियादी myth है, सोच है, मिथ है। मिसअंडरस्टैंडिंग है। जी हाँ, वो अपने आप को बेहतर ग़ज़ा करें, अपने आप की एक्टिविटी बेहतर करें तो उनकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है। अनलेस खुदा न खास्ता कोई और ऑर्गेनिक कॉज है जिसको तहकीक किया जा सकता है। खुराक बेहतर करें, इसबगोल का छिलका लें, फाइबर डाइट बेहतर कर दें, फाइबर ज़्यादा लें, ठीक है। तो उनकी ठीक हो जाएगी। या थायराइड फंक्शन चेक करा लें, इस तरह की बुनियादी चीज़ें होती हैं जो हम करा लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, दिल के मरीज जो होते हैं, आखिरी हमारे पास 1-1.5 मिनट है, जी जी। दिल के मरीज, अगर वो दिल के मरीज हैं, दूसरा वो कि जिनको ऐसे डाउट रहता है कि शायद मुझे कोई दिल का मसला है, इनको अपने सालाना कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराएं, यानी कि ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक कराएं, अपने गुर्दों के टेस्ट, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ये कराएं, यूरिन कंप्लीट कराएं, ठीक है। CBC कराएं। ये इनके बेसिक जो है ना टेस्ट है। जिसको ये पर ईयरली जो है ना, इसको रिपीट करवाएं, जी हाँ, ये रिपीट या 6 मंथ तक अगर हो सके। 6 महीने बाद या साल तक ये इनको करानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें इनके सारा जितने भी आ जाते हैं, फिर उसमें कई दफ़ा हम कई पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड थायराइड फंक्शन शामिल करते हैं या लिवर फंक्शन भी शामिल करते हैं। ठीक है सर, दिल की बीमारियों से बचने के लिए सोशल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी? सोशल एक्टिविटी बहुत अच्छी चीज़ है। सोशल एक्टिविटी आपको एक तो अवेयरनेस देती है ठीक है। कि किस तरह इनसे बचा जाए, आप बड़ा कुछ सीखते हैं। फिर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि आप सोशल एक्टिव होंगे तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, तो इफ़ यू नो समथिंग तभी आप मिलेंगे ना, ऐसे लोगों से इंटरेक्शन आपकी होगी तो आपको अपने आप को फिट भी रखेंगे। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू शुड बी सोशली एक्टिव एंड मैन इज ए सोशल एनिमल, बिल्कुल ऐसे ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल। आप अलोफ या आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते, ऐसे ही। तो जितने आइसोलेशन में रहेंगे आप उतने डिप्रेशन में जाएंगे, तो वो दिल पे भी इफेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच सर, बड़ी मज़े की और मुदल्लल गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई होगी, या आइंदा भी जो लोग हमें सुनेंगे उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। नाज़रीन, आपने देखा हमने दिल से मुतल्लिक़ तमाम बीमारियों के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की कि जो आपके जहनों में उठने वाले सवालात होते हैं, या लोग आप अपने क्लिनिकल ट्रायल में या अपने किसी नॉलेज के साथ ये बातें करते हैं लेकिन आपको बेस्ड ऑन साइंस उसके जवाब प्रॉपर नहीं मिलते, तो हमने कोशिश की कि अपने इस प्रोग्राम के थ्रू बेस्ड ऑन साइंस एक नॉलेजेबल एक्टिविटी आप लोगों तक डिलीवर की जाए ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा। मुझे, मेरे गेस्ट और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई भी सवाल जवाब, कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, कुछ आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, नेगेटिव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, लेकिन हमारी आवाज़ को हमेशा तवाना बनाइए और हमारे इस प्रोग्राम को सराउंडिंग में अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा की जा सके। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।